वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल F1 एजुकेशन। और आज हम बात करेंगे साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो पिछले कुछ व्यापम एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूने के पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये चूने के पानी का रासायनिक सूत्र है, याद रखिएगा आप। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है इससे, बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ये दो क्वेश्चन और बनते हैं। तो जो बिना बुझा हुआ चूना होता है इसका फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम होता है। और जब इसमें पानी मिलाया जाता है तब बन जाता है ये, यानी कि बुझा हुआ चूना। चूने में पानी मिलाने से बुझा हुआ चूना बनता है, उसी को हम कहते हैं चूने का पानी। घरों में जो कलई आती है, कलई जो होती है उसका सूत्र ये होता है, कलई बिना बुझा हुआ चूना होती है। जब इसमें पानी डाल दिया जाता है एक बार तो ये बहुत उबलती है, उसमें से हीट निकलती है, इसमें हम बोलते हैं इसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया के द्वारा ये बनता है फिर बुझा हुआ चूना या चूने का पानी, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यहां पे सॉरी ये मिटा दिया मैंने, इसको लिख लीजिएगा आप। वॉशिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 और इसमें 10 जो होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, 10H2, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। इसको धावन सोडा भी कहा जाता है, धावन सोडा। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, डेका मींस 10, वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स हैं इसलिए इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अच्छा, वॉशिंग सोडा का या खाने के सोडा का भी आ सकता है कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडे का होता है NaHCO3 और इसका रासायनिक जो नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, क्लियर है? चलिए, पीएच पद क्या सूचित करता है? जो पीएच पद होता है, आपको पता है पीएच पद किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को बताता है, अम्लीयता या क्षारीयता को बताता है। ठीक है, अम्लीयता क्या होगी? यदि किसी पदार्थ का जो पीएच मान है वो 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो वो पदार्थ अम्लीय होंगे, और अगर 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होंगे। और जिन पदार्थों का पीएच मान 7 होता है वो होते हैं उदासीन, ना तो अम्लीय होंगे ना क्षारीय। याद रखना, जिन पदार्थों का पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होते हैं, ना तो अम्लीय होते हैं ना क्षारीय होते हैं। और जिनका पीएच 7 से कम होगा वो अम्लीय होंगे, जिनका पीएच 7 से ज्यादा होगा वो क्षारीय होंगे। और एक और बात इसमें ये भी पूछा जाता है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का उदासीन होता है, उसकी अम्लीयता क्षारीयता के मामले में वो कैसा होता है? उदासीन होता है, इसलिए इसका पीएच मान होगा 7। पाक गैस किसका मिश्रण है? पाक गैस किसका संगठन है? यहाँ पे ये तो पाक गैस यानी होता है रसोई में यूज आने वाली गैस, यानी भोजन बनाने में यूज आने वाली गैस, जिसका नाम होता है LPG। हम घरों में LPG का यूज करते हैं। और LPG किसका संगठन है? LPG में दो गैसें पाई जाती हैं मुख्य रूप से, इसका मुख्य संगठन ब्यूटेन है और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन का संगठन है, यानी दो गैसों का मिश्रण है LPG, ब्यूटेन और प्रोपेन।
ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये भी बन जाता है कि एलपीजी जब रिसती है, रिसाव होता है एलपीजी में, तो एक विशिष्ट प्रकार की गंध महसूस की जाती है, जिसके माध्यम से हम उसके रिसाव का पता लगाते हैं। तो इसके लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसके लिए मिलाया जाता है इसमें मिथाइल मरकैप्टिन। मिथाइल मरकैप्टिन नाम का पदार्थ होता है, मरकैप्टिन, जो इसमें गंध के लिए मिलाया जाता है। अगर इसको नहीं मिलाएंगे तो ये एलपीजी गैस है, ये गंधहीन होगी, यानी इसमें किसी प्रकार की गंध नहीं आएगी, और जब इसमें रिसाव होगा तो हम इसका पता नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें ये मिथाइल मरकैप्टिन मिलाई जाती है, ताकि आसानी से पता लगाया जा सके और दुर्घटनाओं को रोका जा सके। अच्छा, एलपीजी से एक और क्वेश्चन बनता है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड, एल से लिक्विफाइड, पी से पेट्रोलियम और जी से गैस। बहुत से लोग इसमें क्या करते हैं कि लिक्विफाइड की जगह लिक्विड लिख देते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगर वो गैस ही है तो लिक्विड कैसे हो जाएगी? ये तो यहां पर गलत होता है, लिक्विफाइड लिख सकते हैं। लिक्विफाइड का अर्थ होता है कि जो गैस होती है उसको प्रेशर के साथ में कंप्रेस किया जाता है, प्रेशर से कंप्रेस किया जाता है, और कंप्रेस करके उसको लिक्विड बना दिया जाता है, लिक्विड स्टेट में प्रेशर करके लिक्विफाइड की गई है, द्रवित है, ना कि द्रव है, द्रवित की हुई गैस है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? हीमोग्लोबिन क्या कार्य है, तो इसको इस तरफ देख लेते हैं, उधर बोर्ड पे जगह नहीं है। हीमोग्लोबिन ये होता क्या है? हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में जो आरबीसी होती हैं, हमारे ब्लड में आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करता है, लाल कलर, आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करता है हीमोग्लोबिन। तो ये इसका कार्य हो गया, पहला कार्य हो गया, ये ब्लड को रेड कलर देता है, आरबीसी को रेड कलर देता है। दूसरा इसका कार्य क्या होता है कि हीमोग्लोबिन का जो एक मॉलिक्यूल होता है, ये ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को परिवहन करता है। हमारे शरीर में रक्त का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, और जो हीमोग्लोबिन है वो हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाता है। हीमोग्लोबिन ये हो जाता है ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड, और ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो दो इसके कार्य हो गए, याद रखिएगा, आरबीसी को रेड कलर देता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को परिवहन करता है। इसका जो मुख्य जो तत्व होता है इसमें, सेंट्रल जो पार्टिकल होता है वो होता है हीम, यानी कि आयरन से बना होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि किससे बना होता है हीमोग्लोबिन? ये आयरन से बना होता है और ग्लोबिन नाम की प्रोटीन से बना होता है। हीम यानी आयरन होता है और ग्लोबिन प्रोटीन, दो चीजों से मिलकर बना रहता है। चलिए, डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डीडीटी का पूरा नाम क्या है? आपने इसको लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां पर। चलिए, डीडीटी इसका पूरा नाम पूछा जाता है, इसका पूरा नाम होगा डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। ये इसका पूरा नाम है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। और ये एक प्रमुख प्रकार की कीटनाशी है, एक प्रमुख प्रकार की कीटनाशी है, कीड़ों को खत्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि मच्छर की जो दवाई आती है वो छिड़काव किया जाता है, वो क्या होता है? वो डीडीटी होता है, इससे मच्छर मक्खियां ये समाप्त हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार का कीटनाशी है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन इसका पूरा नाम है।
वर्षा की बूंद जो होती है गोलाकार क्यों होती है? तो इसका रीजन, इसका आंसर जो है यह है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव क्या होता है कि लिक्विड जो होते हैं, द्रव जो होते हैं, उनमें एक ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है जिसके कारण वो कम से कम क्षेत्रफल को ग्रहण करते हैं, जिसके कारण वो कम से कम क्षेत्रफल को ग्रहण करते हैं। और जब गोलाकार होते हैं तो सबसे कम क्षेत्रफल गोलाकार चीजों का ही होता है। तो इस प्रकार से ये पृष्ठ तनाव होता है, द्रवों की कम से कम क्षेत्रफल ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको पृष्ठ तनाव कहा जाता है। क्योंकि द्रव के जो कण होते हैं उनके मध्य में एक बल कार्य करता है, इसको कहा जाता है कोहेसिव फोर्स, ससंजक बल। तो उसके कारण पृष्ठ तनाव होता है। जितना ज्यादा गाढ़ा पदार्थ होगा उसका पृष्ठ तनाव उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है। और गर्म करने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, ठंडे पदार्थों का पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है। इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि गर्म चाय पीने पर स्वादिष्ट लगती है जबकि ठंडी चाय पीने पर स्वादिष्ट नहीं लगती। तो इसका ये रीजन होता है कि गर्म चाय जो होती है उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, तो वो जीभ पर चारों तरफ फैल जाती है, और ठंडी चाय का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इससे पूरी जीभ पर नहीं फैल पाती और स्वाद सही नहीं रहता। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, जमीन पर गिरकर फुटबॉल के उछलने का क्या कारण है? तो फुटबॉल जब उछलती है जमीन पर गिरकर, इसका कारण होता है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता प्रत्यास्थता क्या होती है? सभी पदार्थ जो होते हैं अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनके आकार में जब परिवर्तन होता है तो उसका विरोध करते हैं। रबड़ में भी यही होता है। रबड़ को जब हम खींचते हैं, खींचने के बाद वो फिर अपने स्थान पर आ जाती है, इसकी प्रत्यास्थता कम होती है, आराम से खींच सकते हैं। फुटबॉल को जब एकदम से पटकते हैं तो क्या होता है, जैसे ही फुटबॉल किसी पृष्ठ पर गिरती है तो अपनी जगह से थोड़ा सा वो पिचकेगी वहां पर, तो वो फिर से अपने शेप में आने की प्रोसेस करती है। तो अपने शेप में आने की जो प्रोसेस होती है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है प्रत्यास्थता, क्योंकि उसकी आकार में एक विरोध हो रहा है, आकार में परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन का विरोध करेगी वो, तो इसको प्रत्यास्थता बोलेंगे। और इसी कारण से फुटबॉल जो होती है वो उछलती है। स्टील की प्रत्यास्थता बहुत ज्यादा होती है, रबर जो होती है कम प्रत्यास्थ होती है, इसलिए आराम से उनको खींच सकते हैं। ओके, इसके बाद आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम से बहुत पूछा जाता है। आकाश का नीला दिखाई देने का कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल में गैसों और धूल कणों के कारण वो प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। तो प्रकाश चारों तरफ फैलता है और सूर्य की जो पृथ्वी से दूरी है उस हिसाब से और कणों का जो आकार है वायुमंडल में, इसके हिसाब से नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। इसी वजह से जो आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है। अच्छा, सुबह के समय जो सूर्य की जो दूरी होती है अधिक होती है, किस प्रकार से अधिक होती है? शाम को हम दोपहर सूरज यहाँ है, सुबह यहाँ है, हम मान लो यहाँ है, यहाँ दूरी कम होगी और यहाँ दूरी ज्यादा होगी। तो सुबह और शाम के समय थोड़ी दूरी ज्यादा होती है, इसलिए जो आकाश का रंग होता है सुबह और शाम को सूरज के पास वो रेड कलर का दिखाई देता है, तब रेड कलर का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, सुबह और शाम को जब सूरज के पास, और जब दिन के समय में क्या होता है? दिन के समय में नीला दिखाई देता है क्योंकि तब नीले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु भोजी क्या है? बैक्टीरियोफेज क्या है? व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? तो जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज जो है ये एक प्रकार का वायरस है, एक प्रकार का वायरस है। वायरस यानी कि विषाणु, विषाणु है, और ये विषाणु जो जीवाणु को नष्ट कर देता है। वैसे तो विषाणु जीवाणु से छोटे होते हैं, लेकिन ये जीवाणु की बॉडी के अंदर घुसकर उसको खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ये विषाणु होता है जो जीवाणु को खत्म करता है। एक क्वेश्चन आता है कि गंगा जल क्यों नहीं सड़ता है? तो यही कारण होता है, गंगा जल में जो जीवाणु भोजी पाए जाते हैं, जीवाणु भोजी विषाणु
पाए जाते हैं वो जीवाणु को खत्म कर देते हैं, जल को सड़ाने वाले जीवाणु होते हैं उनको। तो इस प्रकार से जो जल होता है गंगा का वो नहीं सड़ता है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। इनके साथ में आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक पहुंचाइए, वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको लाभ मिल सके आने वाली वैकेंसीज में, आने वाले एग्जाम्स में। और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू।